नादरीन, ये तुर्की ने खबरदार किया इसराइल के हवाले से। तुर्की के वजीर खारजा ने एक मरतबा फिर कहा है कि मुस्लिम ममालिक को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में तवील अरसे के लिए लड़ पड़े आपस में और मुसलमान इस जाल में बिल्कुल ना फंसे। देखिए, मशरिक वस्ता में जब मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसका होगा? एक्चुअली तो एक्सपेंशन सऊदी अरब ने तो नहीं करनी, किसी और ने भी नहीं करनी यहां पे। हाँ, यूएई का कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो अपने आप को एक्सपेंड करें दूसरे इलाकों तक, लेकिन और किसी को यहां पे शौक भी नहीं है। ना ही ईरान कोई एक्सपेंशन करने जा रहा है। अपने मुल्क को बड़ा करने का ख्वाब तो सिर्फ इसराइल का है। तो जब मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे और इसराइल का काम आसान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जो वज़राए खारजा इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो तुर्की के हैं, सऊदी अरब के हैं, मिस्र के हैं, इन तीनों के भी अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है और इन तीनों को ये जंग सूट नहीं करती, तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये तीनों ममालिक जो इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान में, इससे उम्मीद की जा रही है कि मुसलमान मुल्क मजीद होल्ड करेंगे। और शहबाज शरीफ के ट्वीट से ना मैंने एक और बात अखज़ की है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह बात तो समझ आ गई है कि अगर वो ईरान के साथ जंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आर्मी चीफ ने सिर्फ शिया उलमा को बुलाकर थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उसके ऊपर इतना खौफनाक रद्द-ए-अमल आया कि कलादम तंजीमों के लोगों की मदद लेनी पड़ गई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहां से इन्हें अंदाजा हो गया कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बराह रास्त जंग में चला जाता है अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा होंगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अमेरिका ने हजारों फौजी भेजे हैं खलीजी ममालिक में और अब एक बड़ा बहरी बेड़ा मजीद रवाना किया है, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। ये मशरिक वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले एक उनका जो बहरी बेड़ा है उसमें आग लग गई थी, बहुत सारे अमरीकी जख्मी हो गए थे, सैकड़ों का इलाज चल रहा है यूनान में और वो वहां पहुंच गए, वहां पे जाके उसको ठीक किया जा रहा है। एक और बहरी बेड़ा अमेरिका ने रवाना किया है। तो ये इस बात की निशानदेही है कि लड़ाई जल्दी रुकने वाली नहीं है। वो अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं, खित्ते में अपने जहाज भिजवा रहे हैं, अपने बहरी जहाज बेड़े भिजवा रहे हैं और वो अपने हथियार मजीद मंगवा रहे हैं इस रीजन के अंदर। मगर उन्हें अपने पुराने जो हमायती है, जो पुराने इत्तेहादी हैं, वो अभी तक मुयसर नहीं है। मार्को रूबियो ने दोबारा कहा फ्रांस में कि हमें बाकी दुनिया की मदद चाहिए, अमेरिका अकेला ये नहीं करना चाहता और ना कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये अजीबोगरीब ही, वैसे मुझे डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत मुझे बहुत अजीब लगती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले स्टेटमेंट आप देख लें। ट्रंप जो है वो सऊदी अरब का एक समिट था मियामी में, वहां पे बीच के किनारे एक जबरदस्त होटल के अंदर वो समिट हुआ है। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बातचीत की है कि मैंने ये अजीम फौज बनाई है, कभी कभी इसे इस्तेमाल करना पड़ता है और अगला नंबर क्यूबा का है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी लगा दी और यह भी बता दिया कि ईरान की जंग खत्म होते ही वो क्यूबा के ऊपर अटैक करेगा और क्यूबा के ऊपर कब्जा कर लेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि किस तरह की शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब खुलकर सामने आई। पहले बहुत उम्मीदें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से और शहबाज शरीफ का अंदाजा लगा लें कि ये किस लेवल का आदमी है कि इसने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया। और इनके अलावा जो इनका हमायती है वो नेतन्याहू है। यानी ये एक ही तरह के लोग हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिलवाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा जी कि मैं जानता हूं कि मेरा ये कहना शायद अभी ठीक ना लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी पहचान एक अजीम पीस मेकर के तौर पर, यानी अमन कायम करने वाले के तौर पर हो। मेरा वाकई ये मानना है कि मैं अमन कायम करने वाला हूं। इस वक्त शायद ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अमन पसंद हूं। अच्छा, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा था ना, उस वक्त तेहरान के ऊपर खौफनाक बमबारी हो रही थी। उस वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की स्टील की इंडस्ट्री को तबाह कर रहे थे। मुबारका में, खोस्तान में, अस्फहान में बैक वक्त हमले किए गए और ईरान की स्टील और लोहा पैदा करने की जो सलाहियत है उसको तबाह कर दिया गया। यानी इसको ईरान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। ये ईरान की दूसरी ऐसी प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता था। यानी इसका जो हुजम है वो लगभग 6.5 अरब डॉलर है और ये दूसरी बड़ी बरामदी आइटम है ईरान की। तो ईरान की ये इंडस्ट्री जब तबाह की तो उसके बाद ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो इसके बदले में इसराइल की रीढ़ की हड्डी को तबाह करेगा। और वो कौन सी है? वो आईटी है। यानी आईटी का शोबा, एआई का शोबा,
जो इसराइल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जहां पे काम होता है दिन रात। तो अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि अब हम यहां पे अटैक करेंगे, और ईरान ने अभी तक जो कहा वो करके भी दिखाया। तो ऐसा दिखाई देता है कि इसराइल ने ईरान को जिस तरह का मुआशी नुकसान पहुंचाया, ये स्टील के कारखाने तबाह करके, स्टील मिल्स को बर्बाद करके, अब बदले में ईरान इसराइल के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाएगा और वहां पे बहुत तबाही होने जा रही है। इनमें कुछ फौजी सोर्सेज से या जर्नलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं, उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला है और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत जाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के लाकर दिया है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। डीजी आईएसपीआर ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मर्तबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मर्तबा कौम को पहले से ज्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अक्लमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निजाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत खजाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहां DGISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो DGISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पांव आपके हम काट देंगे और आप तायब हो जाएं, वरना अब आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में DGISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो, ये DGISPR ने कहा। तो मेरा सवाल यह है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हजारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीजों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताजा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। इस आयत को पढ़ने के बावजूद क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी मुमालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहां पे इस्राएली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी
اور اس کے علاوہ جو شرائط موجود تھی تعمیر نو والی، یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی تو ہم غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ اب اس مرحلے میں فوری طور پہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے، اور اس کے لیے ایک فورس آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ پہنچائی جائے گی۔ تو شہباز شریف نے فٹافٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں والا ایک ٹویٹ داغ دیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان غزہ پیس پلان کے تحت غیر مسلح کرنے کے عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے بورڈ آف پیس کے تحت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں ہیں، پھر انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک فلسطینی ریاست بھی مستقبل میں بن جائے گی 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر۔ تو یہ تو ایک مطالبہ ہے یا ایک خواب ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور لگاتار وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جنگ بندی کے معاہدے کی۔ 1000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں جنگ بندی کے بعد سے لے کر اب تک، لیکن اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جیسے ہی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک چیز کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیں سناتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو۔ یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانیوں کو ملک سے وفاداری یاد دلائی، انہوں نے کہا جی ملک کا آپ کو وفادار ہونا ہے، آرٹیکل 5 کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اب پاکستانی ایک سوال اٹھا رہے ہیں لگاتار سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں آئین یاد دلا رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت آپ نے وفادار رہنا ہے، اور ہر پاکستانی پاکستان کا وفادار ہے، وہ ووٹ بھی ڈالتا ہے، وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ قانون کے مطابق چلتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر غلط چیز کی نشاندہی بھی کرے اور ریاست کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جرنلز کیا وہ اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آپ اگر اس کو نیوٹرلی دیکھیں تو انہوں نے ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، ان چیزوں میں مداخلت کی جن میں وہ نہیں کر سکتے، اور سیاسی نوعیت کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے جو انتہائی افسوسناک ہے، ایسے سٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بڑی زبردست ایکسپرٹ ہے اور تجزیہ کار ہے دفاعی نقطہ نظر سے، اور جو ہے ان کی ایک ایکسپرٹی جو ہے خارجہ امور میں بھی ہے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جب آپ ملک نہیں چلا سکتے تو پھر قصور نظام کا قرار دے دیتے ہیں۔ آخر آپ کتنے غیر مخلص ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے دور حکومت میں نظام کولیپس کر گیا ہے تو پھر اقتدار چھوڑ دے اور ایک طرف ہو جائے۔ یہ جناب ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی کہہ دیا، باقی لوگ بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جناب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نظام کولیپس کر دیا ہے تو نظام تو عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، تو اگر عاصم منیر صاحب کا نظام کولیپس ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈرتے ڈرتے محسن نقوی کو جواب دیا، لیکن نام لیے بغیر جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کے برخوردار فرما رہے تھے کہ سسٹم خراب ہے، چل نہیں سکتا، تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا ہے، تمہیں اب پتا چلا کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب کم سے کم چلو کوئی اتنا تو بولا نا، ورنہ تو پی ایم ایل این کی گھگی بند ہو گئی ہے۔ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمیں عمران خان سے کون بچائے گا؟ سسٹم تو کولیپس ہو گیا، لیکن سسٹم کا ابا تو جیل میں ہے۔ عمران خان نے اس پورے سسٹم کو تجلی کا ناچ نچایا، اور میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا 2020 میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو اگر فوج نکالے گی نا تو وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ ان کو تجلی کا ناچ نچائے گا۔ وہ نواز شریف کی طرح پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ان کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان نے ان کو وہی لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک تو انہوں نے خودکشی کی، حالات کو اس نہج تک لے آئے، اور دوسری جانب لگاتار کشمیر میں حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔